ब्रदर चावला जी और भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर जसबीर चावला जी के बारे में सिर्फ एक दो सेंटेंस बोलूंगा और मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व उससे ज्यादा परिचय का मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान के थेरवाद के, आप जानते हैं थेरवाद है, महायान है, थेरवाद के जो मुख्य संघ नायक है, चीफ संघ नायक ऑफ थेरवाद इन इंडिया, डॉक्टर रेवत थेरो, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी भी अनेक वर्षों तक रह चुके हैं। उनका मानना है, और एक बार नहीं, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, 25 बार कहा होगा, कि उनकी नजर में जातक कथाओं पर डॉक्टर जसबीर चावला से बढ़कर और कोई विद्वान उन्होंने नहीं देखा है। ये शब्द हैं डॉक्टर रेवत थेरो, चीफ संघ नायक इंडिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया, उन्होंने इतने भिक्षुओं को देखा है, सबसे सीनियर मोस्ट मॉन्क वही है। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी भिक्षु उनके टक्कर का नहीं है जहां तक जातक कथाओं का प्रश्न है। यह जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम के विषय में मैंने श्री अंगराज चौधरी को भी सूचित किया था। विपश्यना के बहुत बड़े स्कॉलर ही नहीं, प्रैक्टिशनर भी हैं। इगतपुरी में वर्षों तक उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और अपनी विद्वता के लिए, पाली भाषा की विद्वता के लिए जग प्रसिद्ध है। राजगृह के नालंदा महाविहार में अनेक वर्षों तक वे पाली के प्राध्यापक रहे हैं। तो दोनों ही थ्योरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और व्यवहार, दोनों में ही वो उच्च कोटि के हैं। उनको जब मैंने सूचित किया तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि डॉक्टर चावला का जो बुद्धकीय प्रबंधन, बुद्धिस्ट मैनेजमेंट का विषय है, उसका कोई तोड़ नहीं है। तो मैं क्या आपको बताऊं, ऐसे व्यक्ति का क्या परिचय करूं। वैसे ही हुआ कि किसी सभा में प्रधानमंत्री ने किसी को का परिचय कर दिया, उसके बाद किसी वहाँ के उद्घोषक को कहा जाए कि इनका परिचय कराइए। इसलिए मैं अधिक कुछ नहीं बोलूँगा। मैं आग्रह करूँगा ब्रदर चावला जी से कि वे अपने वक्तव्य से हम सबों को कृतार्थ करें, लाभान्वित करें, और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। मैं समय और न व्यर्थ करते हुए आरंभ करता हूँ। जो कुछ इस पर मैंने सोचा था, एक कहानी से शुरू करूंगा। वो जातक कथा में ही है। शास्ता को, जो हमारे प्रिंसिपल टीचर यानी भगवान बुद्ध, भिक्षुओं के लिए भगवान शास्ता के नाम से भिक्षु उनको अभिहित करते थे, शास्ता। आज हमारे भगवान बुद्ध हैं, उस समय वो शास्ता। और एक बार कथा मिलती है, उनसे पूछा गया कि भगवान आपने तो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, फिर भी आप वर्षावास क्यों करते हैं? तो उनका उत्तर सुनकर जो है मैं श्रद्धा से अभिभूत हो जाता हूँ कि देखिए, ऐसा ही एक टीचर को उन्होंने कहा कि जब मैं नहीं करूंगा तो तुम कैसे करोगे? जो उपवास, जो उपोषित
जिस तरह भिक्षाटन करना है, वो सब करके दिखाते थे। यानी ऐसा शिक्षक जो अपने शिष्यों की इस तरह से देशना करता है, हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, वही दरअसल एक आइडियल शिक्षक जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो कथा मैंने आपको सुनाई, ये बाजार में कहीं आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जातक का नाम सुनते ही बाजार में जो रंग बिरंगे पशु पक्षियों के चित्रों वाली किताबों का स्मरण हो आता है। जिन्होंने उन्हें उठाकर उल्टा पलटा होगा, उनकी धारणा में ये बच्चों के लिए लिखी मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानियां हैं। दिल्ली में मैंने पाया था, कई प्रकाशकों ने, जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि जातक कथाएं कई ढंग से छापी हुई हैं, लेकिन वो सब अतीत वत्थु का हिस्सा हैं। अब दिल्ली के जो प्रकाशक हैं, उनको शायद पूरी कहानी जो जातक अठ कथा है, हो सकता है कमर्शियल उस एंगल से न उनको जची हो। अब रेलवे स्टॉल्स पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये किताबें अब बिकती नहीं है सर, प्रिंट मीडिया जो है संकट में है, जो भी है सब वो यूट्यूब वगैरह पे देख लेते हैं। लेकिन इन सारे स्रोतों को अगर मिला भी लें तो भी पता नहीं चलता है कि भाई जातक असल में है क्या। तो मैं बात शुरू करता हूँ जातक का शाब्दिक अर्थ जो है उससे। जातक का शाब्दिक अर्थ है नया जन्मा बच्चा, माने जो जिस बच्चे ने भी जन्म ग्रहण किया है। तभी आप पाएंगे कि ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, जब कुंडली बनती है तो वहां जातक लिखा जाता है कि जातक की फला फला राशि में फला फला ग्रह हैं, इस ढंग से वहां पर उस बच्चे के संदर्भ में जिसका भी नामकरण नहीं हुआ है तो वो जातक कहा जाता है उसको। और पंजाबी भाषा जो है उसमें मुझे ये शब्द बचपन से मिला, तब मैं स्कूल में भी दाखिल नहीं हुआ था और मुझे पता ही नहीं था कि जातक नाम का कोई ग्रंथ है, न मेरी माता जी को पता था, वो तो अनपढ़ थी। तो इसका मतलब ये है कि उस परिवार में जातक जो है कई पीढ़ियों से ये शब्द चला आ रहा था। तो मैं ओवर हियर करता था कि वो माँ जो है वो बता रही है कि फलाने घर जातक हुआ है, तो पंजाबी में उसका अर्थ ये हुआ कि मेल चाइल्ड कोई हुआ है। मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड के लिए लेकिन जातक शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। अब पता लग चुका है बौद्ध ग्रंथों के बारे में, तो इसको यूं समझा जा सकता है कि पाली भाषा में जब खुद्दक निकाय लिखा जा रहा था तो ये उसका 10वां ग्रंथ था। अब इसका क्या औचित्य है कि एक ग्रंथ का नाम जातक दे दिया जाए। अभी अगर किसी ग्रंथ का नाम जातक हो, नया जन्मा बच्चा, तो लोग कहेंगे हो सकता है कोई मेडिकल की किताब होगी। लेकिन जब इन सारी कहानियों का पूरे 7 खंड में जो मिलती हैं 547 कहानियां, अगर उनको हम देखते हैं, उन पर विचार करते हैं, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इसका जातक नाम क्यों रखा गया। हर कहानी में बोधिसत्व एक बच्चा जन्म लेता है, वो बोधिसत्व का रूप होता है, और भी उसके नाम होते हैं जो माँ बाप ने रखे, लेकिन जो जातक कथा लिख रहा है वो उसको बोधिसत्व के रूप में प्रस्तुत करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि गर्ल चाइल्ड को क्यों जातक नहीं कहते, तो इस पर मैं आगे विचार करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरे टाइटल में एक शब्द और जुड़ा हुआ जातक के साथ, और वो है अठ कथा। अठ कथा का मतलब हुआ अर्थ कथा। अब अर्थ कथा से क्या मतलब है, ये विद्वान हमारे शरण साहब ने भी अभी धम्म पद की 8 कथाओं के बारे में बताया आपको, और भी पाली ग्रंथों के 8 कथाएं मिल जाती हैं। तो 8 कथा का क्या औचित्य है, उसका कारण ये है कि जो ये मैंने देखा है कि हर भाषा में एक ना एक ऐसे इस तरह के फिक्रे होते हैं, कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ ऐसे दोहे होते हैं जिनका जो अर्थ है
वो इस तरह क्लियर नहीं होता जब तक उसके साथ उसके पीछे की जो कहानी है उसको न बताया जाए। अब एक मैं उदाहरण देता हूं, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। खा लिया मैंने। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है? जब ये बात कही गई तो उसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों ये बात कही गई? इस तरह के हमारे यहाँ हिंदी में तो 25 उदाहरण हैं। मैं विषयांतर हो जाएगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे याद है मेरी माँ एक कहानी बताया करती थी कि उनका एक नौकर हुआ करता था, वो कहता था कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि भाई तो अनपढ़ आदमी है, इसको नमाज तो मतलब आती नहीं, लेकिन ये छुट्टी मांग रहा है। तो एक बार लोगों ने जाके देखा कि क्या पढ़ रहा है ये नमाज। तो वो पढ़ रहा था, जेड़ा चट लग जाए लाएदा, जेड़ा चट लग जाए। उसका मतलब ये था कि चलो जितना टाइम पास हो जाता वही फायदा। तो ये उसकी नमाज हुआ करता। अब जब ये बात किसी को कही जाए, जेड़ा चट लग जाए लाएदा, तो क्लियर नहीं होता, लेकिन जब उसके पीछे की छोटी सी कथा पता लग जाए तो सारी बात क्लियर हो जाती है। इसी तरह पाली भाषा की मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। एक गाथा है, वो है मय्ये सोवण्यो राशि शोवर्ण माला च नंदक यथ दासो आम जातो ठितो थुल्लानी गजती थी। इसका अर्थ ये हुआ कि दास नंदक खड़ा होकर गरजता है, वही सोना है, वही सोने की माला है। अब दास कौन है, नंदक कौन है, सोने की माला वहां कहां से आ गई, ये सारी चीजें जो हैं मांग करती हैं कि भाई इसके पीछे की कहानी बताई जाए, कुछ ना कुछ तो है इसमें। तो ये जो गाथा है, इसी तरह की गाथाएं भगवान जो है वो कहा करते थे। और विद्वान कहते हैं कि ये गाथा जो है गेय पद है। हो सकता है शास्त्रा इसका गायन करते हो, लेकिन क्यों करते हैं इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। हाँ, निश्चित इसके पीछे कारण होता है, और वो वर्तमान कथा में दिया हुआ है। तो जब हम जातक अट्ठकथा ये जो पब्लिश हुई हैं पाली मूल के साथ, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट उसमें मिल जाएगा कि वर्तमान कथा में लिखा हुआ है। ये एक जो कारण है जिसकी वजह से ये गाथा कही गई। बल्कि पहली लाइन ही गाथा जो शुरू होती है उसका एक आरंभ का हिस्सा, और उसमें बताया जाता है कि ये जेतवन विहार में कही गई या वेणुवन विहार में कही गई। इस तरह जब हम जातक की पूरी कथा को पाते हैं, जोड़ उनके जितने हिस्से उनको जोड़ लेते हैं, तब हमको बड़ा इसमें जो मर्म है, उसका जो रहस्य है उस जातक कथा का, वो समझ में आता है। मैं उन हिस्सों पर आगे आपको बताता हूं कि और इसके जो हिस्से हैं, यानी हर जातक कथा में जो 5 हिस्से मिलते हैं, जब उनको मिला लेते हैं तब एक जातक अट्ठकथा संपूर्ण होती है। बाजार में चूंकि जो कहानियां मिलती हैं उसमें अतीत वत्थु वाला जो हिस्सा है उसको काट के अलग कर लिया गया, और अपने अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रिसर्च करते करते जब भगवान बुद्ध की कृपा हुई तो मुझे लगा कि अरे ये कहानियां तो बिल्कुल प्रबंधन के लिए लिखी गई हैं, क्योंकि वर्तमान कथा में भिक्षु अपनी कोई समस्या बता रहे हैं, अथवा कोई उपासक आया है, कोई आगंतुक आया है, वो अपनी समस्या रखता है भगवान के सामने, और तब जो है वहां उनका जो तरीका है उनको उनका हल निकालने का, वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका है। कोई भी टोटका या फलाना जप कर लेना या ये ताबीज बांध लेना वगैरह वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उस श्रोता का, उपासक का, वो देख लेते हैं, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं, और तब उसको एक अतीत कथा सुनाते हैं। अब वो अतीत कथा क्या, मैंने पाया कि पात्र भी कई बार ऐसे हैं जो बिल्कुल उसी के कार्य क्षेत्र से हैं। अगर कोई बिजनेसमैन आया है तो उसको कहानी उसी तरह की सुनाएंगे, बिजनेस वाली। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मण आया है बहुत प्रकांड विद्वान, तो उसको उसी ढंग की कहानी सुनाएंगे, और पात्रों के नाम भी उसी तरह से होंगे। ये
शास्ता का जो संप्रेषण कौशल है ये अपने आप में मतलब इतना अद्भुत है। कई बार मैं हैरान हो जाता हूं कि ये मनोवैज्ञानिक ढंग जो है हम लोग आज भी अगर अपनाएं तो बहुत ही लाभ इससे मिल सकते हैं। मैं उन पर आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस कहानी पर जिसकी मैंने आपको गाथा सुनाई, कि उसमें जो नंदक है वो एक घर का नौकर है और उस घर में जो गृहपति था वो गुजर गया है। बच्चा छोटा है क्योंकि उसकी लेट मैरिज हुई थी। अब उसने अपना धन गाड़ के कहीं रखा हुआ था कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वो उसको मिल जाएगा और वो अपना काम धंधा स्टार्ट करेगा। माता को भी नहीं पता है, लेकिन नंदक नामक उनका जो नौकर है उसको पता है। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी माता कहती है कि तुम्हारे लिए धन गड़ा हुआ है, उसकी चिंता मत करो, तुम काम शुरू करो। लेकिन ये नंदक को मालूम है, उसी को तुम्हारे पिता बता के गए। अब वो नंदक के पीछे लगता है और नंदक को से कहता है कि भाई मुझे बता दो, अब तो काम वाम करना है, चाहे उससे मामा कहता हो या जिस हिसाब से भी। तो वो उसको ले जाता है उस जगह पर, लेकिन वो जंगल में जा करके वो चिल्लाना शुरू कर देता है और गालियां निकालना शुरू कर देता है। बल्कि उसको बेटे को भी जो है वो उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता है। अब वो बड़ा परेशान होता है, चला आता है घर पर। इस तरह 2-3 बार होता है तो वो पहेली को समझ नहीं पाता है। अब वो उसके जो मित्र हैं, उनके पिता के जो मित्र थे, उनके पास जाकर के समस्या कहता है। अब वो जो है वो बोधिसत्व है, तो उसको ये गाथा बताते हैं कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर वो जाके चिल्लाना शुरू करता है उसको वहीं पकड़ के अलग करो और वही जगह है, वहां तुमको प्राप्त हो जाएगा। और वही होता है। तो ये कथा जो है इसके ये अतीत वत्थु कथा है। अब ये कहाँ जाके जुड़ती है? इसके अगर वर्तमान कथा को आप देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसमें उस घटना का उल्लेख है। होता क्या है कि सारिपुत्र एक भिक्षु को लेकर के जब दक्षिणागिरी जाते हैं, तो वैसे तो भिक्षु जो है बहुत ही ओबीडियंट है, बहुत आज्ञाकारी है, लेकिन दक्षिणागिरी में जाकर के जब उनके साथ जाता है तो पता नहीं वो उसको क्या हो जाता है, वो अनाप शनाप बकना शुरू कर देता है। अब वो सारिपुत्र कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो इसका उल्लेख करते हैं शास्ता के पास। तब शास्ता ने उनको ये कहानी सुनाई। अब अगर दोनों को आप लिंक करें, और लिंक करने का तरीका क्या है कि वो बता देंगे कि अंत में, जातक अट्ठ कथा के अंत में लिखा होगा, जिसको हम लोग इसमें समुधान के नाम से कहा गया है, हर जातक कथा का 5वां हिस्सा है, उसमें जन्मों का मिलान होगा कि तब ये जो भिक्षु था ये वही नंदक था। अब दरअसल अगर इस पे वो किया जाए तो इसका कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं जा सकता कि सचमुच में, लेकिन कहानी का एक जोड़ है, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण से शास्ता उनको बता रहे हैं कि अब या तो उस पर एक व्यंग है कि ये हो सकता है ये लड़का जो है जब वहां जाकर कुछ कहता है तो हो सकता है तुमको किसी गड़े खजाने की बात बता रहा हो। अब ये उनके लिए, सारिपुत्र के लिए गड़े खजाने का क्या मूल्य है, उनको क्या लेना देना। लेकिन शास्त्रा जो है कितनी मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको ये काम डाउन कर दिए कि कोई बात नहीं है, मतलब ऐसा होता है, मतलब टेक इट इजी, इस ढंग से। तो ये जो उसमें कौशल है, ये प्रबंधकीय कौशल है, बुद्धिकीय प्रबंधन, इसलिए इसको कहना मैं उचित समझता हूं कि देखिए घुमा करके बात कह दी गई। न तो सारिपुत्र का चित्त जो है वो अप्रसन्न हुआ, आहत हुआ, ये तो कह सकते थे ना, अगर मेरे जैसा मान लीजिए शास्ता होता, वो कह सकता तुम सठिया गए हो, बार बार एक ही चीज को बोलोगे तो लड़का गर्म नहीं होगा। मान लो वो हो सकता है सारिपुत्र बार बार बुलाते हैं उसको कि अभी वही बात कही, अभी पूरी नहीं, फिर से बुला लिया, जैसा कि बुढ़ापे में होता है। तो ये कहेंगे कि भैया तुम अपना देखो, तुम क्या आचरण कर रहे हो। तो ये
अच्छा नहीं लगेगा। इस ढंग से उन्होंने एक एक चुटकी ली कि भैया हो सकता है वहां पर गड़ा हुआ धन हो, ये नंदक जो है उसी तरह से बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, तो तुम उसको इतना सीरियसली मत लो। उनको मालूम है बिसारी पुत्र के लिए गड़े खजाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जातक अट्ठ कथा जो है अपने आप में एक बड़ा खजाना है, रहस्य लिए हुए है। उसका मर्म तभी समझ में आता है जब हम इसके पांचों हिस्सों को देखते। जैसा मैंने बताया कि वर्तमान कथा है, उसको पाली में कहते हैं पच्चुपन्न वत्थु। तो पच्चुपन्न मुझे लगा कि ये जो प्रति उत्पन्न है, प्रति उत्पन्न कथा जो है, जिसको वर्तमान कथा भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है। तो वर्तमान कथा में वो जानकारी मिलती है कि इस गाथा के पीछे कहने का कारण क्या है, और ये इंफॉर्मेशन बड़े काम की है कि वो कहाँ कही गई, जेतवन में कही गई कि वेणुवन में कही गई, या वहां साकेत में कही गई, या कौशाम्बी में कही गई। क्योंकि इसके पीछे जो है भगवान चारिका करते हुए जहां जाते हैं, तो बुद्ध घोष ने उसके बारे में शुरू में ही जातक अट्ठ कथा के प्रथम भाग में ही बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है कि ये सारी जो मतलब संत के निदान में शुरू करूंगा, वहां से जातक अट्ठ कथाएं शुरू होंगी। आपको जान के हैरानी होगी कि पहली जो कथा है अपण्णक जातक, वो तब बनी जब वेणुवन से भगवान जेतवन में आ जाते। अनाथ पिंडक ने बनाया हुआ है, विहार बनवा दिया है, और वहां आग्रह किया कि भाई यहाँ अपना जो हेडक्वार्टर्स है उसको इस ढंग से समझा जा सकता है कि संघ का हेडक्वार्टर यहीं शिफ्ट कर लीजिए। वेणुवन में आपको पता, उधर राजगृह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देवदत्त क्रिएट कर रहा था, इन पर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ। तो ये सब सोचकर जब ये अनाथ पिंडक के बार बार आग्रह करने पर ये चले जाते हैं जेतवन में, और जेतवन में जाकर अनाथ पिंडक जो है अपने 500 और व्यापारी जो साथी हैं उनको साथ लेकर के आता है। तो भगवान वहां अपण्णक जातक बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो इसलिए कि पहली बार जब धर्म देशना दी, व्यापारी गण बड़े संतुष्ट हुए कि सचमुच में हम लोगों को एक बहुत अच्छा धर्म मिल रहा है। अब वहां से फिर करीब 80 दिन के लिए भगवान वापस वेणुवन में आते हैं। पेंडिंग वर्क होगा या जिस तरह से उसको वाइंड अप करना है, तो इसके डिटेल में हम लोग न जाएं। वो फिर 80 दिन के लिए कम से कम चारिका करते हुए जेतवन से, अच्छा, जब वापस मुड़ते हैं तो पता लगता है कि भाई कोई भी व्यापारी नहीं आ रहा है यहाँ पर बिहार में, है ना, कि धम्म देशना दी है, तकनीक बताई है साधना की, लेकिन कोई आया नहीं। तो अनाथ पिंडक जो है दोबारा 500 उनको व्यापारियों को लेके जाता है। ऐसी चर्चा है वर्तमान कथा। तब फिर भगवान ने जो गाथाएं सुनाई और उनको एक जो उदाहरण कथा दी, अतीत वत्थु जो बताई, उस अतीत वत्थु में एक कहानी मिलती है कि व्यापारियों का एक दल जो वाराणसी से निकला और व्यापार करते, उनको रास्ते में यक्ष मिल गए, और यक्षों ने कैसे एक ग्रुप को खा लिया और दूसरे को नहीं खा पाए, क्योंकि दूसरे का जो लीडर था वो बोधिसत्व था, और उसने उन लोगों से बातचीत की, और बातचीत करके जो तथ्यों का पता लगा लिया कि आगे कोई बारिश वारिश नहीं हो रही है, पानी वानी का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से पानी नहीं फेंका। जबकि पहले वाले ग्रुप ने वो यक्षों की बात मानकर पानी फेंक दिया था और आगे जाकर के परेशान हो गए, प्यासे मर गए, पशु भी और वो। तो बोधिसत्व जो है उसमें बड़ा अच्छे डायलॉग्स हैं। मैं पूरी कहानी आपको नहीं बता रहा, शॉर्टकट में बता रहा हूं कि इस तरह से बोधिसत्व ये बताता है, यानी वो व्यापारियों की तरफ लक्ष्य कर रहा है कि तुम लोग जो अपने अपने जहां जाते थे वहां चले गए, तो क्या ये रीजनिंग करते हो कि नहीं? तुम लोग व्यापारी हो, व्यापारी तो इतनी अच्छी रीजनिंग करते हैं, उसका पूरा रिसर्च करने के बाद में, मार्केटिंग की जो रिसर्च करने के बाद में फिर किसी पर विश्वास करते हैं।
और क्या आप लोगों ने जो धर्म जहां आप चले जाते थे वहां आपने इस तरह रीजनिंग की? और रीजनिंग न करने का जो फल व्यापारियों के एक दल ने भुगता वही आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो बोधिसत्व का जो तरीका है, और यही भगवान अपने उसमें सुत्तों में भी कहते हैं कि यही पसीको, पहले तुम देख लो, पहले जांच करो उसकी, जब पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाओ उसके बाद तुम उसका पालन करो। तो ये उसमें से मर्म निकल करके आता है। अब देखिए वहां सारे जितने प्रतीक दिए गए हैं वो बिल्कुल उसी व्यापारी वर्ग के, ताकि उनको ये बात समझ में आ जाए और वो अपना जो आचरण है वो बदले। ये एक मनोवैज्ञानिक टेक्निक है और इसी का मैं पाता हूं कि आगे भी निर्वाह जातक अट्ठकथाओं में होता है। आए हम फिर इस पर जो सबसे बड़ी चुनौती वाला कारण बना है विद्वानों के लिए जातक अट्ठकथाओं को समझने में, वो है एक सेंटेंस कि वो बोधिसत्व और कोई नहीं मैं ही था। उस वाक्य ने पूरी जो वो है समझ उसकी उल्टी कर दी, क्योंकि तब उसको लोग समझने लगे कि पहले यानी बुद्ध बोधिसत्व के रूप में आए थे, तो बोधिसत्व जो है वो कभी सूअर है, कभी पक्षी है, कभी वृक्ष है ना, इस तरह से कई कई रूपों में है। अब अगर 547 कहानियों का हवाला दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये हर बार बोधिसत्व एक बच्चे की तरह जन्मता है और जिस स्कूल में बढ़ता है फिर तक्षशिला पढ़ता है, बड़े होकर एक ही काम करता है, बस उस कहानी में सिर्फ एक ही काम, बाकी जीवन में क्या किया उसका अता पता नहीं है। उसका कारण यह है कि बुद्ध घोष जिसने अट्ठकथाएं लिखी वो कोई बोधिसत्व चरितमानस तो लिख नहीं रहा था कि अब वो हर बोधिसत्व का जो है पूरा कहां से लंका और ये सब शुरू करे, ऐसा तो है नहीं। उसको उस घटना में जो वर्तमान कथा में जो एक समस्या के रूप में आई है उसका निदान करना है। उसका निदान अतीत वत्थु में एक उदाहरण कथा के रूप में दे देता है, और वो जो उदाहरण कथा है वो इस ढंग से बनाई जाती है कि भाई सुनने वाला कौन है उसकी पकड़ में आए, उसके अनुभव जगत की ही वो घटना हो। गाथा भी उसी रूप में आएगी। माने यहाँ तक कि चरित्रों का मैंने नाम देखा है कि नाम भी उसी ढंग से करते हैं कि जो सुनने वाला है उसी के आसपास का नाम होगा। तो उसका उद्देश्य वही है कि इसके माइंड में ये चीज सेट हो जाए और फिर उसमें सुधार होना शुरू हो जाए। जब एक बार गलती पकड़ में आ जाए श्रोता को, इसीलिए लिखा है श्रोतापन्न हो, यानी जब ये बात उसके समझ में आ गई अब उसके बाद उसमें सुधार होना शुरू हो गया। अब यंत्र तंत्र और धागा ताबीज और ये सब की जरूरत नहीं है, मानसिक रूप से उसमें वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब ये टेक्निक जो है शास्त्र अपनाते हैं। जातक अट्ठकथाओं में बुद्ध घोष ने जो टेक्निक अपनाई है वो क्या पता इससे मेरे ख्याल इस लालच में आ गया कि बोधिसत्व कहने से, बोधिसत्व कि मैं ही था बोधिसत्व ऐसा कहने से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि ये भगवान की बात है इसलिए इसको इस रूप में देखें, क्योंकि जातक अट्ठकथाओं को तो बाद में ही लिखा गया, इतना तो समझ में आता है। क्योंकि प्रथम संगीति में मान लीजिए पहले वो त्रिपिटक लिखे गए, जो दिग्ग निकाय बना, मध्यम निकाय बना, खुद्दक निकाय में अब इसकी रचना हो सकता है द्वितीय संगीति में या तृतीय संगीति में, या ऐसा कई विद्वान मानते हैं कि बाद में भी जातक अट्ठकथाएं बनती रही। कई लोगों ने लिखी और अलग अलग कालखंडों में लिखी, और ये बात तो अध्ययन करने पर पता लगती है कि ये थोड़ी शैली में परिवर्तन भी है और उसकी टेक्निक में भी थोड़ा सुधार हुआ है। अब एक गाथा वाली जो है और 2 गाथा वाली हैं, 3 गाथाओं वाली हैं, 4 गाथाओं वाली हैं, इनका जब क्लासिफिकेशन किया गया तो वो ग्रंथ बनने लग गए। पहले खंड में लिखा करीब 150 कथाएं अभी मिलती हैं जो भदंत आनंद कौशल्यायन जी के
अनूदित और बाद में शिवशंकर त्रिपाठी जी ने संपादन किया है, उसको इस रूप में उन्होंने रखा है। लेकिन विद्वान बताते हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये पहले भी जातक अट्ठकथाओं का कई रूपों में हो चुका है, और मेरे पास ऐसे कई एक उदाहरण है जातक अट्ठकथाओं के जिसमें साफ पता चलता है कि पहले खंड की कथा है, इसका एक्सटेंशन आगे तृतीय खंड में मिल जाता है। कथा वही है, कथानक बिल्कुल वही है, परंतु गाथाओं की संख्या बढ़ गई, इसलिए फिर उसको अलग से रखना पड़ा। खैर, मैं उन पर न जाकर के अभी आपको मूल बात पर आता हूं कि जब 5 भागों, यानी कौन कौन से, पच्चुपन्न वत्थु, अतीत वत्थु, गाथा और जो वैयाकरण, यानी गाथा में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, पाली शब्द, उनका अर्थ दिया गया है और एक्सप्लेनेशन भी है बहुत जगह कि व्याकरण के हिसाब से इसे क्यों लिखा गया, ये बात भी उसमें स्पष्ट की गई है। तो ये लगभग 1-2 पैरा इसमें मिल जाता है, और उसके बाद आता है समोधान, वो 5वां रूप। तो इन 5 का जब स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं तब हमको मूल से पता लगता है कि किस लिए ये कहानी लिखी गई। इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ दे दी जाती है पहले में कहाँ बनी ये कहानी, और इसको मैंने देखा कि अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती, ऐसी जानकारी सर कि मैं हैरान हो गया कि इतिहास की किताबों में वो विद्वानों को पता नहीं था वो, लेकिन यहाँ जातक अट्ठकथा में हमें मिल जाती है। मगध के बारे, कौशल के बारे, और जो हमारे उस समय के 16 महाजनपद थे उनके बारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो बहुत ही बहुमूल्य है। तो खैर, मैं आता हूं जातक अट्ठकथाओं की जो रचना हुई है उसमें जो शैलीगत विशेषताएं हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान चाहूंगा। उसमें देखिए, वर्तमान कथा में एक शैली अपनाई गई कि धर्म सभा चल रही है। ये जो दृश्य है ये आपको हर जातक अट्ठकथा में आएगा। धर्म सभा चल रही है और भिक्षु से शास्ता ऊपर से आ जाते हैं और भिक्षु यहाँ बैठे, क्या बातचीत चल रही है। अब भिक्षु जो है वो कहेंगे, भंते अमुक अमुक बातचीत चल रही। अब ये जो अमुक अमुक बातचीत है, ये इसकी जानकारी वर्तमान कथा में पहले दी हुई है कि भाई वहां भिक्षाटन करने गए थे श्रावस्ती में, वहां उन्होंने इस तरह से सुना भिक्षुओं ने, तो उसकी चर्चा आपस में हो रही है। भिक्षु पहले कर रहे हैं, तब तक ऊपर से शास्ता आ जाते हैं। तो भिक्षुओं क्या बात चल रही है, तो भिक्षु बताएंगे अभी जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और उसी में छुपा हुआ है कि समस्या क्या है। और शास्ता को सब पता है, शास्ता वो भीतरी बात समझ लेते हैं कि भिक्षु कहना क्या चाहते हैं। कई बार अब चूंकि बुद्ध का शासन है, ये है कि भाई किसी की निंदा नहीं करनी है, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई है बिहार में जो निंदनीय है, परंतु देखिए भिक्षुओं की शालीनता देखिए कि फिर भी इस बात को इस तरह घुमा के कहेंगे कि मतलब जैसे कि मतलब न तो शास्ता को दुख लगेगा और न उस अस्थविर के बारे में। जैसे एक अस्थविर थे सुखविहारी, अब वो मतलब हल्ला कर रहे थे बिहार में, आह सुख ओह सुख, इस तरह से कर रहे थे। तो पूरा वातावरण तो गुंजायमान था उनसे, लोगों को साधना में भी दिक्कत हो रही होगी। अब वो कैसे कहें कि निंदा तो कर नहीं सकते, अस्थविर हैं। तो इस तरह घुमा के कहते हैं, है ना, कि देखिए ना भाई सुख विहारी जी परम सुख जो है उनको मतलब प्राप्त हो रहा है इस तरह से। तो शास्त्रा समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसको एक अतीत कथा बता करके, अतीत वस्तु बता करके उसका निराकरण कर देते हैं। तो ये जो शैली है, इसको वर्तमान कथा में बुद्ध घोष ने हर कथा में इस प्रकार दिया कि धर्म सभा में भिक्षु चर्चा कर रहे हैं और ऊपर से शास्त्रा आके पूछ रहे हैं कि भिक्षु क्या बात चल रही है। अब अधिकतर मैंने देखा है, अगर उसमें कोई ऐसी बात हो कि भाई भिक्षु शास्त्रा की प्रशंसा कर रहे हैं, तो कहेंगे नहीं ये कोई नई बात नहीं, उनको प्रशंसा कभी अच्छी नहीं लगती शास्त्रा, तो कहेंगे नहीं ये तो कोई बात नहीं, ये तो आम बात है ना।
इसकी बहुत सारी कहानियां, मौका मिला तो सुनाऊंगा आपको। और कई बार ऐसे कहते हैं कि नहीं ये तो पहले ऐसे ही था। मान लीजिए किसी की शिकायत अगर हो रही है किसी भिक्षु की, नहीं नहीं ये तो पहले ही ऐसा, माने वो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना, हमें टाल देते हैं। और एक खास बात जो उसमें प्रबंधन की मैंने देखी वो ये है कि वह भिक्षु को बुला के पूछते हैं कि भिक्षु क्या तू सचमुच उत्कंठित है। यानी अगर उसके बारे में किसी अस्थविर ने या आचार्य ने कंप्लेन की है कि ये अनुशासन भंग कर रहा है, मतलब जैसे साधना के लिए जो टाइम है उस टाइम जाता नहीं है ना, जब कुछ काम करने का टाइम है उस समय भी ये अन्य मनस्क है, तो ये जो सारे अनुशासन भंग की इसमें भनक मिलती है। क्योंकि अब वही अगर उसी को देखा देखी और लोग भी करने लगे तो विहार का तो पूरा अनुशासन रखना मुश्किल है। और इस वहां नियम ये नहीं है कि भाई किसी को विहार से कहने की चल भाई तू भाग यहां से, ऐसा तो करना नहीं है। हमको तो सुधार करना है, जो गलत रास्ते पर है उसको सही पथ पर ले आना है। इसलिए जब आचार्य अस्थविर उसकी शिकायत लगा रहे हैं तो उसको पूछ लेते हैं बुला करके, केवल सुनी सुनाई बात पर वो नहीं करेंगे। मुझे याद आया कि यार हम लोग तो ऐसे ही कर देते थे, किसी ने रिपोर्ट किया और उसी पर फिर एक्शन ले लिया, चाहे हमारा चार्ज में नहीं है, लेकिन किसी वर्कर के बारे में रिपोर्ट करा तो पहले उसको बुला के पूछ तो लो कि भाई क्या सचमुच में तुमने ऐसा किया है। तो कम से कम ये जो टेक्निक मुझे बड़ी अच्छी लगी शास्त्रा की, ये बुद्ध की प्रबंधन, इसलिए मैंने कहा कि सचमुच में पहला नियम होना चाहिए प्रबंधन का कि भाई उस जो भी व्यक्ति जिस पर ये लांछन लगाया जा रहा है, शिकायत की जा रही है, उसको बुलाकर कम से कम अगर पूछिए क्या सचमुच ये बात ऐसी है। अगर मान लीजिए नहीं है तब वो सारी बात बताएगा कि ये, तो उससे आपको क्या होगा, अपने सिस्टम की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की भीतरी बातें पता चलेंगी कि नीचे क्या क्या हो रहा है। वो मैनेजर के लिए बहुत अच्छी बात है कि उसको समझ में आ जाएगी कि क्या उसका मैनेजमेंट है। और अगर मान लीजिए वो स्वीकार करता है ना, तो हाँ भंते ऐसा है, इसका मतलब ये है कि इस आदमी ने भाई आत्मावलोकन किया है, आत्मनिरीक्षण किया है और इसने महसूस किया कि सचमुच ये मैं गलत कर रहा हूं, तो इसमें सुधार के पूरे चांसेस हैं। अब खाली उसको फाइन ट्यूनिंग करनी है और वो उसको पता बता देंगे कि भाई ये जो अतीत वत्थु इसी तरह से कि तूने पहले भी ऐसा मतलब किया, अब उसके फल देख ले, ये आया तेरी वजह से पंडितों को भी कष्ट हुआ, या इस तरह से। और उसमें आते हैं फिक्रे जिससे पता लगता है कि भाई इसके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हुए कि इसके अवचेतन मस्तिष्क को सक्रिय करना है। वहां उद्देश्य यह है कि ऐसी बात कही जाए, और मैं समझता हूं कि इसे आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अगर किसी से कोई बात अपनी परमानेंटली उसके दिमाग में डालनी है तो कोई ऐसी बात कही जाए जो कि उसके तुरंत समझ में ना आए, लेकिन आगे जो आप कहने जा रहे हैं उससे वो जुड़ जाए, तो वो चीज जो होगा उसके अवचेतन में पक्की तरह बैठ जाएगी। और ये तकनीक जो है शास्त्रा हर बार मैंने देखा कि अपनाते हैं। और भिक्षु में जो सुधार है वो तब आवश्यक हो जाता है जब वो अंत तक समाधान करते हैं। वहां भी एक शैली है कि भगवान ने जातकों का सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए, धम्मदेशना करते हुए, 4 आर्य सत्यों को प्रकाशित करते हुए, ये आप पाएंगे ये लाइनें हर जगह हैं। तो मुझे लगा कि ये ऊपर वाले खंड की जो एक शैली है, जो नीचे वाले खंड की एक शैली है, वो उसको इसी तरह से समझा जाए जैसे हम लोग बचपन में बेताल कथाएं पढ़ते थे कि राजा विक्रमादित्य ने पेड़ से एक शव उठाया, अपने कंधे पर लादा और चल पड़ा। और वो बेताल कहता है कि राजन तुमको सफर में तकलीफ ना हो इसलिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, और कहानी के अंत में तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, लेकिन तुमने वो उसका सही उत्तर ना दिया था, तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े। अब ये इस ढंग के जो शैली थी ये लेखक तब अपनाते रहे होंगे, और इसीलिए बुद्ध घोष ने भी अपनाई है। हर अतीत वस्तु में आप पाएंगे कि ब्रह्मदत्त नाम का राजा है, और जो है उसकी अगली, और वो वाराणसी का शासक है, और फिर बोधिसत्व के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है कि फला कुल में जन्मा और इस ढंग से उसकी पढ़ाई लिखाई लेकिन तक्षशिला में ही होगी। ये खास बात है कि और कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं, तक्षशिला में ही होगी। तो खैर एक अच्छी बात थी, अब हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाए इसी शायद अफगानिस्तान से कि तक्षशिला में पढ़ाई करवाई जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना सर कि ये स्टाइल का एक हिस्सा हो गया, शैली का एक हिस्सा हो गया। तो वो 3 लाइनें इस तरह से हम लोगों को लेनी चाहिए
और अतीत वत्थु तो पूरी तरह से यानी उदाहरण कथाएं हैं। उनमें साफ साफ पता चलता है कि ये गढ़ी हुई रचनाएं हैं, इनका ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है। नहीं तो मैंने देखा है कि एक किताब मुझे मिली यहाँ, जातक कालीन भारत, उसमें एक विद्वान है, उन्होंने ये चर्चा की कि पुराने जमाने में इतने बड़े बड़े राक्षस होते थे कि माने वो अपनी पत्नियों को एक पेटी में बंद करके पेट में रख लेते थे। तो वो जो है, चूंकि ऐसी कहानी है सग्गू जातक, उसमें अतीत वत्थु में बताने के लिए एक उसका उदाहरण दिया गया राक्षस का, कि वो राक्षस क्या करता था कि अपनी भार्या को पेटी में बंद करके और निकल जाता था, और उसके बाद जब नहलाना धुलाना होता तो निकाल के नहला धुला के फिर अंदर रख लेता था। तो वो प्रतीकात्मक रूप में है कि देखो किस तरह से वो अपनी वाइफ का मैरिटल रिलेशंस किस तरह उनके थे। तो कहने का अर्थ कि इस ढंग से प्रतीकों में कई बार अतीत वत्थु कही जाती है, अतीत वत्थु में पशु पक्षियों की बातें कर दी जाती हैं, अतीत वत्थु में कई बार बोधिसत्व जो है वो घास की तरह से आता है, कई बार बिल्कुल वृक्ष के रूप में होता है, समुंदर के रूप में होता है। अब अगर जन्मों के हिसाब से उसको जोड़ना हम शुरू करें तो मेरे ख्याल से बहुत विकट परिस्थिति हो जाएगी कि बोधिसत्व के इस तरह के जन्म जो है क्यों दिखाए गए। लेकिन अगर आप मान ले कि ये शैली है कि वो बोधिसत्व और कोई नहीं, मैं ही था, तो इतना कह देने से मतलब इसको शैली का पार्ट अगर समझें तो आपको सारी संरचना जातक अट्ठकथा की समझ में आ जाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अंतर है। बाकी और जितनी अट्ठकथाएं लिखी गई हैं उनमें कहीं पर भी इस तरह नहीं किया गया कि पहले वर्तमान कथा दो, फिर उसमें अतीत वत्थु दो, फिर वो हो सकता है पूर्वजन्म वाली कहानियां वो हों, लेकिन जातक अट्ठकथा के बारे में, क्योंकि पूर्व जन्म के बारे में मेरा भी कोई रिसर्च नहीं है, होता है या नहीं होता है या कैसे होता है या मतलब इस पर कई तरह के विवाद हो सकते हैं, है ना। लेकिन जातक अट्ठकथाओं के बारे में इतना सचमुच कहा जा सकता है कि भाई ये कथाएं जो हैं कम से कम इस जानकारी के लिए नहीं बनी है। जातक अट्ठकथाएं जो हैं जन्मों के हिसाब किताब के लिए नहीं लिखी गई। इनका एक खास उद्देश्य था, खास उद्देश्य ये था कि विहार का प्रबंधन करना है। अब विहार में जहां हजारों हजार भिक्षु और स्थविर आचार्य सब एज ग्रुप के भिक्षु साथ रह रहे हैं, श्रामणेर भी हैं जिनको उपसंपदा कईयों को नहीं मिली है, तो एक तमाम तरह का एज मिक्स भी है, एक एजुकेशन मिक्स भी है, और अलग अलग सोशल स्टेटस से निकल के आए हैं। तो एक इस तरह का एक मतलब ग्रुप है जिसका मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। ऐसी कहानियां भी आई हैं, कई बार मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि अर्धरात्रि के बाद भगवान उपदेश करना चाहते हैं, आनंद से कहते हैं कि बुलाओ। अब वहां किस हिसाब से मैनेज किया होगा कि सब एक साथ वहां पर जुड़ जाते हैं। आखिर कोई ना कोई तो ढंग वहां अपनाया गया होगा सबको सूचना देकर एकत्रित करने का, उस अंधकार में, है ना। वो तो तमाम तरह की बातें, लेकिन प्रबंधन की जहां तक बात है, अपने आप में एक इतना ज्वलंत उदाहरण है कि इतना सुंदर प्रबंधन हो सकता है। हजारों लोगों की भिक्षु सुनने वाले हैं, सभा चल रही है, और अजात शत्रु उधर से आते हैं, उनको भगवान के दर्शन करने हैं, और देख रहे हैं कि अरे पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी ऐसा अद्भुत वो देख करके चकित हो जाता है कि इतना अनुशासन तो सेना में नहीं है जितना अनुशासन यहाँ विहार में है। तो ऐसी ट्रेनिंग, यानी भिक्षुओं को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये शास्त्रा का चमत्कार ही कहूंगा मैं कि जो हमारे आचार्य अस्थविर साथ में हैं, उनको एक हायरार्की बनी हुई है। अब सारिपुत्र अगर धर्म सेनापति हैं तो भांडागारिक भी हैं, उधर विनयघर भी हैं, पूरी एक व्यवस्था काम कर रही है। तो ये एक जातक अट्ठकथा में आया है कि ऐसे 2-3 हॉल थे जहां पर लोग जो मिलने वाले हैं, मिलने का एक टाइम होता था उस समय, वो वहां पर वेट कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी है। फिर जो हमारे नरेश आ रहे हैं, कुशल नरेश या प्रसिद्ध या उदयन,
वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े यहाँ तक उनका क्या क्या व्यवस्था रही होगी। तो मानना पड़ेगा कि एक जो सिस्टम है, एक सिस्टम उस संघ में वर्क कर रहा था और उसकी एक प्रणाली, एक मैनेजमेंट की विकसित की गई थी। फर्क इतना है कि भाई वहां कोई सैलरीड पर्सन नहीं, किसी को सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन इतना सच कि भाई उनको राग और द्वेष से मुक्त होने की जो ट्रेनिंग है वो शास्त्रा इस प्रकार दे रहे हैं। मतलब जो बाहर में ट्रेनिंग की जरूरत अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये होना चाहिए, किस तरह चलना है, किस तरह बात करनी है, इन सब बातों की ट्रेनिंग हमारी जातक, मैंने जातक अटक पे जब इन सब चीजों बार बार इन सब चीजों को पाया तो मुझे लगा कि इससे एक अच्छा मॉडल निकल के आ रहा है जिसे बुद्ध की प्रबंधन क्यों न कहा जाए। इतने अच्छे प्रबंधन की बात शास्त्रा स्वयं कर रहे हैं, शास्त्रा बता रहे हैं, टेक्निक बता रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है अगर बुद्ध की कहा जाए। मुझसे कई मेरे मित्रों ने भी और विद्वानों ने भी कहा कि ये शब्द जो है बुद्ध की, इस पर विचार कीजिए, या बुद्ध का, जहाँ मैं कहता हूँ बुद्ध की प्रबंधन, तुमको पता थोड़ा सा झिझक सी होती है कि हम लोग किसी धर्म का प्रकार करने के लिए नहीं है। मैं आकाशवाणी दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ कि नहीं हम लोग की तो उनसे मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आइंस्टीन ने कोई चीज दी है तो आप आइंस्टीन के नाम से ही जानेंगे, जो न्यूटन है न्यूटन के नाम से जानेंगे। अब ये क्या मतलब है? वो तो एक वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने है, उन्होंने प्रबंधक के रूप में विहारों की प्रबंधन किया है, शास्त्रा है। आप उसको वाइस चांसलर कहिए, डायरेक्टर कहिए, कंट्रोलर कहिए, जिस हिसाब से, लेकिन उनके नीचे एक हायरार्की काम कर रही है। अग्रश्रावक हैं, दूसरे स्थविर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो उनकी ताड़ना नहीं करते हैं, ताड़ना भी करते हैं। जहां पर स्थविर गलती करते हैं वहां स्थविरों को भी बताते हैं, इस ढंग से होना चाहिए। मेरे पास कहानियां हैं बताने के लिए, और लेकिन उनके कहने का ढंग जो है वो बहुत अद्भुत है, एक बिल्कुल अनूठा है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जिससे किसी का मन आहत हो जाए, और यही तो संप्रेषण कौशल है। तो इस तरह से कहना है जो अति वस्तु से निकलकर बात आती है। तो एक मेरा निष्कर्ष निकलता है कि जो बोधिसत्व जो कहता है या बोधिसत्व जो करता दिखाया गया है अति वस्तु में, उसमें भगवान की पूरी सहमति है। वो चाहते हैं कि यही हो, इसी तरह से होगा तो तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। यहां तक कि जो राजनैतिक समस्याएं हैं उनका समाधान भी उन्होंने दिया हुआ है अतीत वस्तु के माध्यम से। मतलब मगध और कौशल की जो, इससे मुझे लगता है कि जो जातक कथाएं हैं वो प्राइमरी सोर्स भी है, हिस्ट्री का प्राइमरी सोर्स बन सकती है। उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जब बिंबिसार की हत्या हो जाती है और उसके बाद कुछ दिनों बाद अजातशत्रु की माता भी उसी दुख से मर जाती है, तो होता है कि प्रसेनजीत जो है, पिता भी गुजर चुके हैं, प्रसेनजीत के मन में ये भावना आती है कि ये जो काशी का गांव हमने इसको दिया था, इसकी वजह से जो है मेरी बहन भी मर गई और पिता को तो इसने खुद ही मार दिया, तो ये काशी का गांव जो है ये अब इसकी जो रेवेन्यू आती है ये इसको नहीं दी जाएगी, काशी का गांव वापस लेगी। उसकी लिखा हुआ है कि 1 लाख की उसकी मतलब इनकम थी उन दिनों। अब इस बात को लेकर के अजातशत्रु जो है वो बहुत ही क्रुद्ध हो गया, अपनी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी, और जाहिर है जब गांव में घुसेगी सेना और मार कुटाई करेगी, जबरन कर वसूली करेगी, तो जो स्थिति होती है, प्रसेनजीत की सेना जो कि उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो जनता पर कहर टूट रहा है। इस तरह की 2 बार 3 बार घटनाएं हुई। इधर प्रसेनजीत चूंकि युद्ध हो चुका है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए, तो उसके जो अमात्य हैं वो सलाह देते हैं कि जो हमारे पहले वाले सेनापति थे वो तो बिहार में चले गए, अगर उनसे जाके सलाह करें तो वो काम बन सकता है। तो क्या करते हैं प्रसेनजीत, कुछ गुप्तचरों को लगा देते हैं जेतवन विहार में। अब वहां जो है आप समझिए कि अब जेतवन विहार जो है वो राजनीति का अखाड़ा बन गया, छद्म वेश में वहां
घूम रहे हैं गुप्तचर, और वो उसमें दिया है धनुगत इसका नाम दिया है और एक अस्थविर नाम दिया, वो आपस में बातें करते हैं। तो वो कहता है कि देखो ये प्रसेनजीत जो है ये खाली एक हांडी भात खा सकता है, इसको आता कुछ नहीं, वो कल का जो लौंडा है वो इसको हरा के चला गया। तो वहां पर एक डायलॉग दिया है कि वहां पर तो इसको किस तरह फिर किया जा सकता है, तो वो रणनीति बता देता है उसको। रणनीति में ये बताता है कि भाई ये जो तीन पहाड़ों से घिरी हुई जो जगह है, यहां तक उसको आकर्षित करो, उसकी सेना को, और उसके बाद जो है वो पीछे से बंद कर दो रास्ता, और फिर जो छुपी हुई सेना है वो उस पर अटैक करे। ये जो है ये तरीका बता देता है, और उस तरह प्रसेनजीत करता है और अजातशत्रु को बंदी बना लेता है। अब अजातशत्रु को बंदी बना देता है और वो अपने तो मामा हुआ। फिर कुछ दिनों बाद वो मामा से माफी मांग करके और वापस लौटता है, और साथ में उस समय का जो एक डिप्लोमेसी थी कि वजीर कुमारी को उसकी रानी बना दिया और वो काशीगंज जो है फिर लौटा दी। अब ये जानकारी जो है हमें वर्तमान कथा में मिल जाती है, वर्तमान कथा मिल जाती है। और इसके बाद शास्त्रा जो अतीत वस्तु बताते हैं वो एक प्रवर्ज्या लेकर के यहाँ धर्म की साधना करने आओ और यहाँ पर तुम राजनीति कर रहे हो। तो उस ढंग से तरीका तो बता दिया कि धनुष ने किस तरह से स्वर के रूप में भी एक सिंह को मार दिया था, पछाड़ दिया था, और सिंह के पीछे जो शख्सियत थी तपस्वी की उसको भी मार दिया था। तो मैं आपको ये तब इसलिए घटना बता रहा हूं कि जहां पर भी इस तरह की कोई खलनायक की बात आएगी वहां वो मिलान कर देंगे देवदत्त के साथ। अब देवदत्त बेचारा कब का मर चुका, लेकिन जबकि ये घटना है वहां भी जब खलनायक की बात कोई ऐसा चित्र है, कुटचित्र है, उसको लिख दिया जाएगा समुधान में कि ये देवदत्त था। अब इस तरह की जब कहानियां पढ़ने में आती हैं तो इनके विश्लेषण से यही पता चलता है कि ये उस समय एक शैली है, और चूंकि शास्त्रा अपने अस्थवीरों को भी काम मतलब बांटा हुआ है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी बताना चाहते हैं। तो कई बार जातक अटकथाओं के समुधान में जिक्र भी नहीं है, फिर भी आनंद को बीच में ले आएगा। अगर कोई शिक्षा पद बनाना है तो भी उसमें क्योंकि आनंद की ड्यूटी थी तो उसमें एक कैरेक्टर आनंद को बता देते। अब आनंद जो है वो शिक्षा पद बनाएंगे। तो मेरा जो निवेदन है वो यही है कि जातक कथाओं को पुनः हम लोग देखें, उसका पुनरावलोकन करें और इस दृष्टिकोण से करें कि इससे एक बहुत सुंदर प्रबंध की जो मॉडल है वो आ रहा है। ये जातक अट्ठ कथाएं और जो साथ में बुद्ध की प्रबंधन ये जो टाइटल है, ये मैं इसलिए इसको साथ साथ रखता हूं, और पुस्तकें भी प्रकाशित 4-5 इसी पर कर चुका हूं, जिसमें सारी कथाओं को खोल कर रखा गया कि देखिए इसमें बुद्ध की जो प्रबंधन का दृष्टिकोण है वो इस तरह परिलक्षित होता है, और हमें उस मॉडल को अपना लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सम्यक प्रबंधन की बात की गई है जो दोनों के लिए, दोनों से मेरा मतलब है जो भिक्षु हैं, जो विहार में जो धर्म की साधना कर रहे हैं, और इधर संसार में जो राग और द्वेष से पूरी तरह से लथपथ हैं, उनको भी सम्यक प्रबंधन की जानकारी देना जरूरी है। तो जब सम्यक प्रबंधन आपके जीवन में उतरने लगता है, हमारे मैनेजर्स हैं या हमारे जो राष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं, जब उनको सम्यक प्रबंधन की जानकारी होगी तो वो अपने निर्णयों में सम्यक वो जो बुद्ध की प्रबंधन का मॉडल जो इन कथाओं में आया है वो अपने आप में पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है। सम्यक का जो मार्ग है वो जो धार्मिक साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, उनको तो फायदा देगा ही, संसार में भी सम्यक का रास्ता जो है वो एक सामाजिक समरसता, एक समृद्धि की परिणति करेगा। अब हम लोग मैनेजमेंट में
जो हमारे यहाँ चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है या घरों का मैनेजमेंट है या आप एक शिक्षा का मैनेजमेंट है, हर जगह भी जहाँ अब मैनेजमेंट तो ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र में उसकी जरूरत है। तो जहां भी हम सम्यक का सिद्धांत लागू करते हैं अपने डिसीजंस में, सम्यक का बहुत ही सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि भाई अतिवाद से बचना है। अतिवाद से बचते हुए जो निर्णय होंगे, अब प्रबंधक के अपने अनुभव होते हैं, अनुभव से सीखता है धीरे धीरे, लेकिन अगर उसे वो सम्यक की जानकारी है तो वो क्या है, अपने निर्णयों को उसी लाइट में ध्यान देता है। निर्णय उसी तरह होंगे जो भाई बहुजन हिताय बहु सुखाय, इस उद्देश्य के साथ हों। इस तरह का प्रबंधन जो है वो हमेशा, अगर जो प्रश्न है तो वो आप ले लें सर, फिर मैं प्रश्नों का उत्तर दूं। लगभग बात तो बताई जा चुकी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें अतीत पत्थु और वर्तमान कथाओं के समन्वय करते हुए हमें जातक कथाओं से परिचय कराया। हम आपके बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी अपने विचारों से आप हमें लाभान्वित करते रहेंगे। और अब मैं आग्रह करूंगा, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं रखें, उनका स्वागत है। आपने काफी अच्छे से समझा, हमेशा आप काफी अच्छे से समझाते हैं। जी नमस्कार सर। ब्रदर चावला जी, आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर रहा और हमें जातक कथाओं के बारे में, और खासकर जो आपने बताया किस तरह से 5 भागों में ये मिला के एक बात कंप्लीट होती है। तो इस संदर्भ में मेरी एक जिज्ञासा थी आपसे कि जो जातक कथाएं हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनका हिस्ट्री क्या है? यानी ये सबसे पहले कब और कहाँ और किसके द्वारा लिखी गई? क्या ये उसी कालखंड में लिखी गई जिस कालखंड में बुद्ध स्वयं थे, या इनकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप इस बारे में कुछ बता सकें तो। जी मैं प्रश्न मुझे याद है। इनका कहना था कि भाई जातक कथाओं का लेखन कब शुरू हुआ, जी जी, का इतिहास क्या है। जी जी, तो अगर इस बारे में मैं कुछ ये बताना चाहूँ कि भाई इस तरह से आपको मालूम है, भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद जो प्रथम संगीति में लेखन हुआ, फिर दूसरी संगीति में लेखन हुआ, तीसरी संगीति में लेखन हुआ, इस तरह से ये प्रोग्राम बढ़ा है। तो ये एक खंड आता है कि भाई उस समय 150 या 200 तक वो कहानियां थी। उसके बाद जो लेखन बुद्ध घोष ने किया है वो बाद में जाकर किया है, और उनको इसके लिए सिंघल जाना पड़ा, वहां से सिंगली सीखनी पड़ी, और वहां महाविहारों में जाकर के इन्होंने पुराने लोगों से बात की, उनसे बहुत सारी जानकारी ली, और दोबारा जो है पाली भाषा में इसका लेखन किया। तो इस तरह से भी एक घटना का उल्लेख है कि बुद्ध घोष जो है वो सिंघल जाते हैं, वहां विशुद्धि मग्ग लिखते हैं, और विशुद्धि मग्ग लिखने के बाद में फिर उनको ये दायित्व मिलता है कि भाई आप ये इसका संकलन करें, और बहुत सारी अष्टकथाएं लिखी उन्होंने। अब प्रश्न कई लोगों ने ये उठाया कि एक आदमी इतनी सारी कैसे लिख सकता है, हजारों हजार संख्या में। तो हो सकता है कि बहुत लोग मिल के लिख रहे हो, लेकिन बुद्ध घोष स्कूल ऑफ राइटर्स इस ढंग से हो, उनका नाम जो है बुद्ध घोष का नाम वो प्रचलित है, सर्वविदित है कि उन्होंने ये जातक कथाएं भी उन्होंने लिखी। हाँ, इस तरह की चर्चा इसमें पढ़ने को मिलती है, जो कहानियां कह के गए प्लस और भी उसमें एडिशन होते गए, क्योंकि इस तरह जिक्र आता है जातक कथाओं में कि जब कपिलवस्तु में लौटे हैं बुद्धत्व प्राप्ति के बाद, तो भगवान ने सुद्धोधन यानी अपने पिता श्री को भी एक अतीत कथा सुनाई है, यशोधरा को भी अतीत कथा सुनाई है। फिर एक जगह ऐसा जिक्र आता है, जो कुणाल जातक की मैं बात कर रहा हूँ, कि कुणाल जातक में
तो वो शाक्य वंश और कोली वंशी जहां पर आपस में टकराने के लिए हैं, वहां पर वो 4-5 जातक कथाएं सुनाते हैं और इस तरह से उनका मैनेजमेंट करते हैं। भाइयों और बहनों, यह हमारा सौभाग्य रहा कि बंधु डॉक्टर जसवीर चावला जी आज हमारे साथ जुड़े और इतने लोकप्रिय विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। बुद्ध के बारे में जब भी चर्चा आती है, और मैं किसी को धम्मपद कहता हूँ, धम्मपद के बारे में कहता हूँ, तो तुरंत जातक कथाएं का जिक्र करता है, जातक कथाओं का जिक्र करता है जी सर। इसलिए तो चावला जी ने जो भी आज इंट्रोडक्शन दिया, आपको बोला था, आपको सुनाई वो हमारे लिए आवाज नहीं नींव का काम करेगा, फाउंडेशन के लिए काम करेगा। लेफ्ट साइड में। और मेरा आग्रह होगा तनेजा जी से कि आगे भी उनके व्याख्यानों का कार्यक्रम जारी रखें। आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरे ख्याल से प्रश्नों पर लिख लेंगे सर, फिर तो मैं उनका उत्तर कर दूंगा, क्योंकि बार बार ये कट जा रहा है। जी कोई समस्या हो रही है सर। नहीं, तो बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय निकाला, हमें आपने सौभाग्य हमारा आपको सुनने का हमें अवसर मिला, और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें इसी तरह समय देते रहेंगे। तो हम शीघ्र ही आपको दोबारा फिर बुलाना चाहेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबों का, और खासकर हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर जसवीर चावला जी और शरण जी और सभी लोगों का जो हमारे साथ एक घंटे से अधिक समय तक जुड़े रहे। और आज की सभा का समापन मैं शांति मंत्र के पाठ से करना चाहूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा समाप्त। Thank you for conducting the meeting, Brother Taneja ji. Thank you, sir. Thank you for your presence. Okay, so nicely. Good. नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बहुत बहुत नमो बुद्धाय।